हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर अमीन पटवारी का जो पेपर हुआ था उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये है कि पिछले बार आपका जो एग्जाम हुआ था ये 150 नंबर के लिए हुआ था। टोटल कितने नंबर के लिए हुआ था? 150 नंबर के लिए हुआ था दोस्तों। क्लियर है? पैटर्न अलग था, सवाल अलग था, एग्जाम लेने का तरीका भी अलग था। लेकिन अब 2025 है, ये पुराना सिलेबस नहीं है आपके लिए, है ना। पिछले बार क्या हुआ था, आपके 30 नंबर का मैथ्स दिया था, 15 नंबर का रीजनिंग का सवाल पूछा गया था। लेकिन इस बार मात्र 40 नंबर का सवाल पूछा है मैथ्स रीजनिंग से, और पेपर हो गया है 150 के बजाय 100 नंबर का, और पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो क्या पुराना पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाएंगे? क्या हमको पुराने जो सिलेबस है या पुराने जो पेपर हुए थे, क्या उसको देखकर तैयारी करना सही रहेगा अभी एग्जाम क्रैक करने के लिए? तो दोस्तों बिल्कुल सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। अभी से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैटर्न बदल चुका है और बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है? पुराना गया, पुराना वक्त पुराना हो गया, अब नया दौर आ गया है। आप देख पा रहे हो कि 2025 में हर एक एग्जाम में जो एग्जामिनर है उसने अपने पूछने के जो तरीके हैं सवाल को वो चेंज कर दिया है। चाहे आपके जीके जीएस वाला पोर्शन हर चीज को में ले रहा है। तो भाई आप ऐसे पुराने तरीकों को क्यों पढ़ रहे हो? यदि जानबूझकर पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप सतर्क रहिए, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है वो, है ना। हम देखेंगे, इस पर चर्चा तो करेंगे ही। और मैं बता देता हूं कि इस चैनल द्वारा, लवलेश मैथ्स के द्वारा कंटिन्यू नए पैटर्न के सवाल, चाहे कंप्यूटर के ही क्यों ना हो, है ना, मैथ्स रीजनिंग और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट है, पूरे नए क्वेश्चन के साथ हम तैयारी करा रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? इस बात को भूलना नहीं है। क्लियर है? आज हम देखते हैं जो पुराने जो सिलेबस था और पुराने पेपर में किस किस प्रकार के सवाल आए थे उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखिएगा सवाल क्या था। बोला गया कि 41 से 42 मतलब 2 क्वेश्चन है, और बोला गया कि कुछ दोस्त स्वीट इंडिया गए और उनके द्वारा खाए गए रसगुल्ले के बारे में निम्नलिखित जानकारी है। ये उनके द्वारा खाए गए जानकारी है। 5 दोस्त तो गए थे, कुछ दोस्त गए थे। गणेश ने, बोला गया कि गणेश ने अक्षय से 8 कम खाए हैं। दिलीप और राजा ने मिलकर कुल 37 खा लिए। जूली ने जूली ने दिलीप से 8 ज्यादा खाए। अक्षय ने दिलीप से 5 ज्यादा खाए, और अक्षय और गणेश ने मिलकर 40 खाए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ये है दोस्तों, ये वाला प्रथम लाइन है ना, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, यहाँ पर हमको दोनों जगह अक्षय और गणेश के बारे में दिया गया है। एक जानकारी तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई अक्षय और गणेश ने 40 तो खाए, इतना तो मानता हूं। लेकिन गणेश ने अक्षय से 8 कम भी खाया है, तो अक्षय ज्यादा खाया होगा 8। तो मैं क्या करता हूं, 40 को 2 पार्टों में बांट देता हूं। एक हवाले कर देता हूं अक्षय के, और एक हवाले कर देता हूं मैं गणेश के। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। बोला गया दोनों तो 40 खाए, लेकिन गणेश ने अक्षय से 8 कम खाया, मतलब अक्षय ज्यादा खाया होगा। 8 कम खाया तो 8 को पहले हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं 40 में। बताओ भाई 40 में 8 जोड़ने पर कितना होगा? तो आप कहोगे 48, और 48 का आधा कितना होगा? तो 24। में समझ गया था कि अक्षय 24 खाया होगा। अब 8 इसको बढ़ाकर कम कर देते हैं गणेश को। अब 24 में 8 कम करेंगे तो आप कहोगे 16 हो जाएगा। अब जोड़कर देख लो दोस्तों, क्या 24 और 16 40 होता है? तो मैंने कहा होता है भाई। और क्या 24 16 से 8 ज्यादा है? तो आप कहोगे ज्यादा है, हमको अक्षय से 8 कम खाया है, बोला है ना गणेश ने। तो ये क्लियर हो गया कि अक्षय 24 खाया, गणेश 16 खाया। फिर बात करते हैं, फिर बोला गया अक्षय ने दिलीप से 5 ज्यादा खाया। यदि अक्षय 24 खाया है तो आप ही बताओ, दिलीप से तो 5 ज्यादा खाया है, तो आप कहोगे दिलीप कितना खाया होगा? भाई अक्षय से 5 कम खाया होगा, तो मैंने कहा 5 कम कर दूंगा तो आप कहोगे 19 खाया होगा। क्लियर है? अब दिलीप का भी सेटल हो गया। यदि मैं जूली की बात करूं तो जूली ने दिलीप से 8 ज्यादा खाया, तो आप बताओ भाई दिलीप 19 खा रहा है तो जूली कितना खाई होगी? तो हम 8 ज्यादा खिला देते हैं, तो 19 और 8 हो जाएगा, आप कहोगे भाई 27, तो जूली खाई होगी 27। क्लियर है दोस्तों? अब हमारे पास राजा बच गया, क्योंकि दिलीप और राजा ने मिलकर 37 खाए। दिलीप तो 19 खाया है, तो बाकी जो 16 होगा 17 18 होगा। 18 कौन खाया होगा? तो 18 खाया होगा राजा। ये सभी चीजों का मैं कम समय में डिटेल डेटा निकाल लिया।
बस इस टाइप के सवाल में क्या रहता है कि हमको उन चीजों को टारगेट करना रहता है जहां से लिंक प्राप्त हो। बिना लिंक के कैसे सवाल बनाओगे। अब हमारे पास यहाँ पर 41वां नंबर का सवाल था कि जूली और दिलीप ने मिलकर कितने रसगुल्ले खाए। तो मुझे पता है कि भाई दिलीप ने खाए हैं 19 और जूली खाई है 27। अब आप ही बताओ, है ना, दिलीप खा लिया है 19 और जूली जो है ये खाई है 27। इन दोनों ने मिलकर बोला गया है, तो जोड़ देते हैं भाई। 19 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 46। तो मैं कहूंगा दोनों मिलकर 46 खाया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, यदि एक रसगुल्ले की कीमत 2 रुपए है तो उन दोस्तों ने कुल कितना बिल अदा किया होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले कुल कितने रसगुल्ले खाए ये जानना जरूरी है। तो मैं एक चीज तो समझ गया यहाँ पर कि भाई मैं यहाँ पर काउंट करूं कि अक्षय और गणेश तो मिलकर खा लिए कितने। तो आप कहोगे अक्षय और गणेश खा लिए 40, दिलीप और राजा खाए 37, मतलब दिलीप का भी हो गया, राजा का भी हो गया और अक्षय और जूली का भी हो गया। तो मैंने कहा अक्षय और गणेश दोनों मिलकर 40 खाए हैं। ठीक है। फिर हम देखे हैं दिलीप और राजा, ये दोनों मिलकर 37 खाए हैं, ये भी हो गया। जूली के बारे में भी हमको पता है कि जूली खाई है टोटल 27, ये भी क्लियर हो गया। और कुछ बचा भाई, और कुछ बचा हमारे पास। अक्षय गणेश हो गया, अक्षय दिलीप भी हो गया, जूली भी हो गया, राजा भी हो गया, सब हो गया। ये 5 ही लोग तो थे। अब जोड़ देते हैं कितना होता है। तो आप कहोगे 7 7 14, 4 2 3 5, 5 और 4 9, और 9 और 1 10। टोटल कितने खा लिए, 104 तो रसगुल्ले खाए। और एक रसगुल्ले की कीमत 2 रुपए है भाई। आप बताओ 104 रसगुल्ले खाओगे और एक के आपको 2 रुपए पे करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 0 का 0 और 2 एकम 2, टोटल कितने रुपए पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं कहूंगा भाई 208 रुपए पे करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, ऐसे सवाल आए। खैर ऐसे सवाल आए ना आए हमको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पैटर्न तो बदल चुका है। अब बदले हुए पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेगा अगला सवाल था 43वां नंबर का कि 2 की पावर दिया गया है 2017 और भाग करने के लिए बोला गया है 5 और बोल दिया गया है कि भाई शेष फल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना, जब घात इतना बड़ा हो जाए तो कैसे निकालोगे। तो मैं कहूंगा भाज जो होता है मेरे पास, भाजक जो होता है, इसका हम टोसेंट लेते हैं। टोसेंट एक इकाई होता है जो घात को छोटे करने का काम करता है। तो ये आपके पास किस प्रकार की संख्या, मैंने कहा ये तो प्राइम नंबर है ना भाई, ये किसी से नहीं करता। तो प्राइम नंबर का टोसेंट एक कम करके निकाल देते हैं। तो भाई मैंने कहा 5 में कम करूंगा तो हो जाएगा 4। अब 4 से भाग लगाएंगे सिर्फ 17 को, 20 तो ऐसे भी कटेगा। 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, कितना बच गया 1। तो मैं समझ गया दोस्तों कि 2 की पावर 1 और भाग देना था 5 से। अब 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 को यदि 5 से भाग दोगे तो आपको रिमाइंडर के रूप में 5 ही प्राप्त, सॉरी 2 ही प्राप्त होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो 2 भी होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। 11 के भाज्यता का हमको नियम पता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 हो जाए या तो 11 के पहाड़ा में आने वाले हो, घटाने पर, है ना भाई, घटाने पर या तो 0 हो या 11 के पहाड़ा में आ जाए, वही संख्या आपके पास 11 से कटेगा। तो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर, देखो पहले में 23, 56, 41 ये दिया गया है। मैंने कहा कि सम और विषम स्थानों को पहले जोड़ना है। तो मैंने कहा ये जुड़ेगा, 2 और 5 हो गया 7, 7 और 4 हो गए भाई, ये तो 11 हुआ। ऊपर को जुड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 1 हो गया 10। ठीक है भाई, घटाने पर 1 आया, 0 नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है भाई, फिर हम बात करते हैं 24, 56, 42 के बारे में। अब आप खुद बताओ, यहाँ पर सम और विषम को तो ऐड करना था हमको। तो हम कहेंगे कि 2 और 5 4, 4 और 2 और 5 7, 7 4 11 हो गया। इनको जोड़ते हैं 4 4 8। कैसे गड़बड़ कर दी यहाँ पर, कहां पर गड़बड़ हो गया, अच्छा ये 4 5, 4 और 6
9, 9 और 2 11, घटाने पर कितना हो गया 0। अब 0 तो आ गए, मतलब 11 से कटेगा ही। और भाई ऐसा तो नहीं होगा कि बार बार आपको उसी प्रकार के सवाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलेगा ना। जब नहीं मिलेगा, मुझे पता है, तो मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहूंगा। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, दो अभाज्य संख्याओं x और y, ये अभाज्य संख्या है, मेरी बात को ध्यान समझना, जिसमें बोला गया कि x ग्रेटर देन है y से भाई, ठीक है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक 161 है। तो आपको बताना 3y माइनस x का मान क्या होगा। अब ये समस्या है कि 161 जो है, एक तो अभाज्य संख्या, मतलब उसका मल्टीपल तो होगा नहीं, सवाल यहीं पर फंसता है। इसका मतलब हमको देखते ही जानना है कि 161 एक्चुअल में पहाड़ा में किसके आते हैं। तो मैं समझ गया था कि 161 जो है ये पहाड़ा में आएगा 23 के, और 23 गुणा 7 करने पर ही होता है कितना, 161 होता है दोस्तों। कितना होता है? 161 होता है। मतलब वो संख्या 23 और क्या है, 7 है। क्लियर है? अब ये बोला गया कि x ग्रेटर देन है, मतलब x ग्रेटर देन है y से, तो मैं समझ गया कि 23 ही बड़ा है भाई, है ना भाई, किससे, 7 से। तो x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बोला गया कि यहाँ पर 3y माइनस एक्स, 3y भाई, 3y माइनस एक्स निकालना था हमको। y का मान तो 7 पता है, तो 3 गुणा 7 माइनस एक्स का मान 23 से घटाते हैं, 7 या 21, और 21 में 23 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 2। तो करेक्ट आंसर क्या होता दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, एक संख्या एक पूर्ण कहलाती है, बोला गया है एक संख्या n एक पूर्ण कहलाती है यदि उस संख्या के सिवाय उसके सभी भाजकों का सम योग n होता है, तब निम्न संख्याओं में पूर्ण संख्या क्या होगी। वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि जो हम भाग देंगे तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, तो उस संख्या को छोड़कर बाकी जो गुणनखंड है उनको जोड़ दिया जाए और उतना हो जाता है, तब तो पूर्ण संख्या कहलाता है, बोला गया है। मैं 6 का ही कर लेता हूं कि 6 किस किस से कटेगा। तो आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। कटेगा मानते हो भाई कि भाई 1 छक्के 6 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 कम 6 होता है। अब यहाँ पर बोला गया है ये तभी पूर्ण कहलाएगा जब हम खुद उस संख्या को छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो बाकी तीनों को जोड़ने पर क्या 6 प्राप्त होता है, आपके माइंड में आता है क्या? तो मैंने कहा 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो हो गया। इसका मतलब वो संख्या क्या है, हमारे पास 6 है। तो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर 6 जो होगा वो करेक्ट आंसर। इससे आगे बढ़ना ही नहीं है आपको। यदि मिल जा रहा है आंसर, तो यदि कुट में होता तो मैं बाकी चीजों को ट्राई भी कर लेता, लेकिन मुझे तो ट्राई भी नहीं करना है। यहाँ पर आया समझ में भाई? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, नमक तथा पानी के 30 किलो विलयन में, जिसमें नमक 2% है, कितने किलोग्राम शुद्ध नमक और मिलाया जाए कि यह प्रतिशत बढ़कर 10% हो जाए। अब लोग इसको लंबा चौड़ा तरीका बताते हैं, मैं बताऊंगा वो तरीका जिससे आपको कुछ करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है कुछ, आंसर ऑटोमेटिक आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान समझना बस। मैं एक चीज तो समझ गया था कि भाई नमक और पानी के 30 किलोग्राम विलयन है, जिसमें 2% नमक है, कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाया जाए कि यह प्रतिशत बढ़कर 10 हो जाए। एक चीज बताना दोस्तों, जो चीज विलयन में मिलाया जाता है उसके परसेंट को नहीं लेना है, याद रखना। और उसके परसेंट को नहीं लेना है, तो मैंने एक चीज देखा, यहाँ पर नमक का प्रतिशत दिया गया और नमक ही मिलाया जा रहा है। क्या तरीका है भाई, नमक का प्रतिशत देकर आप नमक कैसे मिलाओगे? और मिला रहे हो तो हम प्रतिशत आसानी से डेटा कैसे निकालें, तो उसके लिए हमेशा याद रखना, नमक का प्रतिशत देकर जब नमक ही मिलाया जाए तो मैं नमक के प्रतिशत को नहीं लूंगा। फिर इसका मतलब शुरू में यदि 2% नमक था तो 98% कोई फलाना तो रहा होगा, मानते हो? अब ये क्या हो गया कि प्रतिशत 10 हो गया नमक का, तो फलाना चीज अब तो 90% हो गई। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना मेरी बात। कटे तो काटो, नहीं तो आगे बढ़ो। ये प्रतिशत, और प्रतिशत के उल्टा होता है मात्रा, याद रखना। तो मैंने कहा यदि प्रतिशत के उल्टा मात्रा होता है तो ये कटेगा किसी से? आप कहोगे 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है। चलो 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे 90 को तो 45 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 49 बार में कटेगा। तो मैं समझ गया था कि पहले 45 भाग, अब 49 भाग है, मतलब मैं यहाँ पर 4 भाग मिला दिया।
मैं कितने भाग मिलाया हूं आप ही बताओ, 4 भाग मिलाया हूं तब जाके 49 हुआ है भाई। मैं नमक ऐड नहीं करता तो 45 का 45 होता, लेकिन ये 49 हो गया, मतलब मैंने 4 भाग तो मिला दिया। और इस 45 की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 30 केजी। भाई 30 केजी ही है ना मिश्रण नमक के पास, तो मैंने कहा 45 का 30 केजी है। अब मैं एक चीज कहूंगा, मुझे तो 4 का मान निकालना, तो 30/45 और 4 का मान निकालने, इसलिए 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों, और कोई बड़ी चीज नहीं था यहाँ पर। आप कहोगे 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अब तो कटेगा भी नहीं, तो 4 दूनी 8/3, मतलब 3 दूनी 6, बच गए 2/3 केजी। तो मिलाया गया जो नमक की जो मात्रा होगी वो कितने किलोग्राम का होगा? मैंने कहा 2 से 2/3 केजी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? मैं तो ऐसे ऐसे तरीका बता सकता हूँ, आप सेकंड में देखते जान जाओगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। एक संयम तो करने की जरूरत ही नहीं हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गजब का सवाल, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 5 गुना। अब अनुपूरक कोण क्या होता है? तो अनुपूरक मतलब अंग्रेजी में पढ़ लेना, यहाँ पर दिया है कंप्लीमेंट, है ना। कंप्लीमेंट का मतलब है 90 डिग्री, और यहीं पर ये सप्लीमेंट हो जाता, सप्लीमेंट तो इसका मतलब होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर कंप्लीमेंट है इसलिए 90 डिग्री के बारे में बोल रहा है। भाई 5 गुना है बोला गया, मतलब एक 5 एक होगा तो फलाना तो x होगा ही ना, आप कह सकते हो। तो मैंने कहा उसका 5 गुना है, इसका x का, तो जोड़ कर देखेंगे तो आप कहोगे 5 और 1 x और 5 x हो गए 6x, और 6x का मान 90 है। तो मैंने कहा x का मान फिर तो 15 बार में जाएगा 15 डिग्री। मुझे तो 5x का मान निकालना है, तो 5x कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 15 गुणा 5, और होता है 15 5 75 डिग्री। तो दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर जो बी था मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 और 24 है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, और आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो मैंने कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको सभी चीज दे दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। पाई का मान रखा हुआ है, पाई दिखाई नहीं दे रहा है हमको, है ना भाई। तो मैंने कहा 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान तो 7 दिया है, तो 7 गुणा 7, और हाइट दिया है 24। इतने से बात है दोस्तों। अब हम आगे जब डील करेंगे तो आप देख पाओगे कि भाई 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, क्लियर है। 3 से भी कटेगा, 3 एक कम 3, और 3 अट्ठे 24। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट का सहारा लूंगा। ध्यान से देखना, 2 का गुणा 7 के साथ, 2 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 में यदि मैं ये वाले 8 का गुणा कर देता हूं तो आप कहोगे 8 और 4 का गुणा करने पर 8 चौक 32 होता है, और 32 मतलब इकाई पर 2 अंक आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों, जहां पर इकाई के स्थान पर 2 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहता है। लोग तो कुछ भी पढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना, आपको बहकावे में लाने के लिए। तो बहकावे में नहीं आना है किसी के, ठीक है। सही चीज को जानना है, सही तरीके से पढ़ना है। यदि आज के जनरेशन में जो सवाल पूछ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ोगे तो फिर पिछड़ ही जाओगे, है ना। इस चीज का मैं बार बार जिक्र करते आया हूं, और आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन जो है यूट्यूब का, सीजी मैपोलॉजी, है ना, इसमें आप संपूर्ण कोर्स मात्र 599 रुपए की प्राइस पर प्राप्त कर सकते हो ओवरऑल, जिसमें नए पैटर्न के मैथ्स, नए पैटर्न के रीजनिंग, कंप्यूटर, और ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा मिल जाएगा मात्र 599 रुपए में। और हमारे चैनल द्वारा टेस्ट सीरीज भी जारी किया गया है जो मात्र 149 रुपए में है ना। आप सीजी मैपोलॉजी एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको डायरेक्ट वहां पर एक तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और साथ में कोर्स भी मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हमारा एक सवाल ये था कि एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है भाई, है ना। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, तो मैंने कहा 36 बेचने पर 4 का घाटा हुआ, तो मैं कह सकता हूं खरीदी तो 40 का किया होगा, फिर तभी तो 4 का घाटा हुआ है। होगा कि नहीं होगा भाई?
कितने का घाटा हुआ, 4 ही का तो घाटा हुआ है, तो मैंने कहा 4, और परसेंट निकालने के लिए मैं 100 का गुणा कर दूंगा, और कौन सी बड़ी बात है, 0 से 0, 4 से 4 कट गया, बचा जो होगा वही मेरा परसेंट होगा। कितना परसेंट, आप कहोगे 10%। इतना सा सवाल पूछा था उसने, है ना। इसको भारी भरकम बना दे रहे हैं टीचर लोग कुछ भी बताकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात है। एक चीज बताओ दोस्तों, 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने कहा 1/25 होता है। 2 साल की गणना तो स्क्वायर कर सकते हैं क्या हम, आप कहोगे कर सकते हैं। 1 का वर्ग 1 और 25 का वर्ग 625, क्या ये 1 रुपए के बराबर नहीं है? तो मैंने कहा 625, फिर तो 625 के बराबर है, और मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, एकदम राइट होगा। हर एक सवाल का एकदम तगड़ा सोल्यूशन दूंगा, कोई सोच भी नहीं पाएगा ऐसा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, जब 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा, पूछा गया है। मैं कहूंगा कि भाई 67 है हमारे पास, और उसकी पावर भी 67 है, प्लस 67 को ही, इन दोनों को मैं किससे भाग देना चाहता हूं, 68 से। बात इतनी से है। मैंने कहा कि जब प्लस के केस में होता है, प्लस के केस में तो एक को नहीं काटा जाता, काटेंगे तो दोनों को काटेंगे। तो मैंने कहा यदि 68 से काटता हूं, 68 कम 68, 68 कम 68, लेकिन भाई यहाँ तो 67 है, आप 68 कैसे पढ़ सकते हो। मैं कहा कि ज्यादा पढ़ लूंगा तो कोई बहुत बड़े, है ना, तूफान नहीं आने वाला, मैं पढ़ लिया ज्यादा। और कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ है इसलिए क्या करेंगे, माइनस में आ जाएगा, तो यहां पर भी माइनस में आएगा भाई, ये क्लियर है। अब मैंने कहा बच गया मेरे पास -1 की पावर 67 प्लस माइनस का 1, इतना ही बचेगा। अब किसी भी संख्या के ऊपर, है ना, किसी विषम संख्या के ऊपर, कोई भी संख्या निगेटिव हो, उसके ऊपर यदि विषम का पावर होता है तो डेटा निगेटिव ही आता है। ठीक है, और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ऑलरेडी माइनस, तो हम देखेंगे माइनस और माइनस -2। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, कभी भी रिमाइंडर माइनस नहीं होता। आज तक हमने नहीं देखे कि किसी का शेषफल निगेटिव आ जाए। निगेटिव आ रहा है मतलब वो आपके लिए रिमाइंडर नहीं होगा। तो रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए जो भाजक है हमारे पास 68, 68 में इस 2 को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो जो आएगा 66, यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल में रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, एक बोतल दूध से भरी है, 1/3 दूध निकालकर समान मात्रा में पानी डालकर बोतल को भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो बोतल में दूध और पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा। शुरू में तो दूध ही भरा था, मैं चाहता हूं कि शुरू में मिल्क ही था, याद रखना शुरू में मिल्क था, लेकिन मैंने मिल्क में कुछ वाटर ऐड किया, मतलब अब जो मिश्रण बनेगा वो मिल्क और वाटर का बनेगा, क्योंकि मैं जितना था उतना निकाल कर उसकी जगह पानी डाल रहा हूं। फिर मैंने वहां से, अब भाई शुरू में तो केवल दूध ही निकलेगा ना, हमने पानी डाल दिया, अब सेकेंड बार निकालेंगे तो दूध तो निकलेगा, साथ में जो पानी ऐड किए हैं उसका भी कुछ मात्रा जिस अनुपात में मिलाया हूं वो भी निकलेगा। थर्ड टाइम में फिर से वही निकलेगा, तो ये प्रक्रिया चलता है। तो मैंने एक चीज कहा कि मिल्क शुरू में भाई 1/3 निकाला गया, मतलब 3 में से 1 निकाला गया होगा, तो बचा होगा 2। मानते हो आप चीज, ठीक है भाई। 3 बार निकाला गया इसलिए मैं इसको क्यूब कर दिया। अब आप ही बताओ कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27। टोटल मिश्रण तो 27 ही है मेरे पास। अब 8 क्या बच गया मेरे पास, 8 बच गया मिल्क, है ना, 8 बच गया मिल्क, और 27 क्या है टोटल। तो मैंने कहा मिल्क अनुपात वाटर करूंगा, तो मिल्क तो 8 बच गया मेरे पास। अब 27 में 8 निकाल देंगे तो जो बचा होगा वो क्या होगा, 19 वाटर होगा। तो यहां पर बोला गया है कि दूध और पानी का अनुपात तो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा 8:19, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में अब ऐसा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 4 वर्ग है, सबसे बड़े वर्ग का कितना प्रतिशत छोटा वर्ग है। यहाँ पर एक बड़ा वर्ग दिया गया है और मुझे पूछ दिया गया है छोटे वर्ग के बारे में। एक चीज याद रखना, जहां पर मिड पॉइंट पर टकराया कोई डेटा, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यदि मैंने कहा बीचों बीच मिड पॉइंट है ना, इनके मध्य में इधर वाला पार्ट बराबर, इधर वाला पार्ट बराबर, क्योंकि ये बीच मान लिया। जैसे बीच में प्राप्त होता है डेटा आधा हो जाता है, आधार आधा हो जाता है, और आधार होगा तो उसका क्षेत्रफल भी आधा होगा। तो मैंने एक चीज कहा
कि ये आधा बीच में हो रहा है, तो ये यदि 100% है, ये 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा ये 50% हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पर टकरा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50 का आधा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये टकरा रहा है, तो यहाँ पर 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। अब भाई यदि पूरे का क्षेत्रफल हमारे पास 100 है और बीच वाले का कितना मिलेगा, 12.5, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपया बचाता है, तो उसकी धनराशि क्या है बताओ। ऐसा ऐसा सवाल पूछ लिया था उसने। भाई 30% खर्च करेगा तो कोई भी बता सकता है 70 बचाएगा, और 70% का ही मान तो दिया है 21। मैं 7 से नहीं काट सकता क्या, 7 दाम 70, आप कहोगे 7 दिया 21, सही बात है भाई। आय जो होगा वो तो 100% होगा, मैंने एक जीरो लगा दिया, हो गया 100, यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, बन गया 30। तो भाई उसका टोटल जो धनराशि होगा कितने रुपए का होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा 30 रुपए, ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर 2 अंकों से बनी सभी संख्याओं का योग जो 5 से विभाजित होती है के योग ज्ञात करना है। अब 2 अंकों से बनी होना चाहिए वो संख्या जो 5 से कटे बोला गया है। तो भाई 5 तो सिंगल अंक है, इसलिए तो आएगा नहीं, 5 से जरूर कटता है, ठीक है। तो हम कहेंगे वो तो 10 होगा, फिर 15 होगा, 25 होगा, 20 भी होगा ना, फिर तो क्या होगा, 20 भी होगा, 5 से कटने वाले 20, और इसी प्रकार कहां तक जा सकता है, 95, 100 नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि ये 3 अंक है, तो यहां तक तो नहीं होगा। हम कहेंगे यहां से यहां तक तो हो नहीं है। क्लियर है, तो हम कहेंगे जब योग निकालना रहता तो योग में क्या करते हैं भाई, प्रथम और अंतिम को जोड़ते हैं, तो 100 और 10 और 95 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, टोटल कितने संख्या होंगे तो आप ही बताओ, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है ना भाई, 40, 45 और कितना हो गया ये 50, 55, ठीक है, ये 60, 65 और ये 70, 75 और ये हो जाएगा 80 और ये 81, 80 के बाद 85, ये 90 और ये 100, टोटल 18 संख्या। टोटल कितने संख्या, 18 संख्या। और डिवाइड बाई हम कितना करेंगे, तो भाई 5 से कर देते तो 5 एकम 5, सॉरी 5 नहीं 2 से, किससे भाग दिया जाता है, हमेशा 2 से भाग दिया जाता है, 2 से, तो 2 एकम 2, 9 बार में जाएगा, तो 9 5 45, मतलब 45 तो आना चाहिए, और 9 एकम 9, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 945 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है बोला गया है। अब एक चीज याद रखना, यदि कि मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन में होता क्या है, जो बड़ा दिखता है और इसके ऊपर निगेटिव का मार्क लगा हुआ है तो वो छोटा होगा सबसे। जैसे मैंने कहा ये 16 बड़ा है 15 से, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा जो छोटा दिखेगा, है ना भाई, तो ये एकदम गलत है। फिर मैं कहूंगा कि ये, हाँ तो ये सबसे ज्यादा छोटा है, बड़ा का साइन लगा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये छोटा है, ये एक बड़ा है तो ये करेक्ट होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल। फिर वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 है। भाई आप बताओ, व्यास 42 है मतलब त्रिज्या तो 21 होगा ही, मानते हो इस चीज को। अब आपको परिधि बोला गया, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। मैंने कहा 2π का मान 22/7 और r का मान हो जाएगा आपके पास 21। आप कहोगे 7 कम 7, 7 21, है ना भाई। मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 गुणा 22 बस करना था, 22 दिया 66 और 66 दूनी 132। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये क्या होगा यहाँ पर मेरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। फिर एक आदमी किसी स्थान को 30 घंटे में पहुंचता है, यदि वह अपनी गति को 1/15 भाग कम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम तय करता है, तो उसकी गति एक्चुअल में क्या है वो हमको क्या करना है, बताना है। भाई स्पीड दिया गया है, एक आदमी एक किसी निश्चित स्थान को 30 घंटे में पहुंचता है बोला गया है ना भाई। जब मान लो वह अपनी गति को 1/15 भाग कम करता है तो 10 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय से कम तय करता बोला गया है। टाइम तो वही है, और टाइम वही है तो मैं कहूंगा भाई पहले स्पीड
और स्पीड है तो उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कब, जब हमारे पास टाइम इक्वल हो जाए। मैंने कहा स्पीड पहले 15 था, एक कम किया तो हो गए 14, तो 15 ही तो पहले डिस्टेंस था और 14 ही पहले वर्तमान में डिस्टेंस है। आप बताओ 15 और 14 में अंतर कितने का, एक का, और एक का मान 10, इतना ही तो कम हुआ था, एक कम हुआ था। तो मैंने कहा प्रारंभ में दूरी कितना रहा होगा, मैंने कहा 150, और 30 घंटे में तय करता था। तो 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंच 15, है ना भाई। तो 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति आवर जो होगा ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण एडीसी बराबर 130 डिग्री तो कोण बीएसी का मान ज्ञात करना है। कोण बीएसी ये मुझे ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यहां पर बन गया है आपके पास 130 डिग्री। अब मैंने कहा 100 आमने सामने, ये आमने सामने में, तो इनका योग 180 होना चाहिए। जब 130 है तो सिंपल सी बात, ये 50 होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। तब तो 130 और 50 होगा 180। हमको पता है कि अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब एक बताओ, एक ट्राइंगल जो बना है मेरे लिए, इस ट्राइंगल के मुझे दो एंगल मिल गए, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। एक एंगल 90 का, एक 50 का, 90 और 50 140, और हम सबको पता है त्रिभुज पूरा 180 डिग्री का होता है। तो मैं चाहता हूं कि उस 180 में 140 को घटा दो तो बचेगा कितना, आप कहोगे भाई बचेगा फिर तो मेरे पास 40 डिग्री। और करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दुगनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थे। यदि अभी ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, बी से 9 वर्ष अधिक है बोला गया है। बी से 9 वर्ष अधिक है, मैं 19 में 9 जोड़ दूंगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 29 में 9 जोड़ दूंगा हो जाएगा 38। अब एक चीज बताओ मुझे, तो क्या है 10 साल पहले, तो 19 में 10 कम करेंगे तो बच जाएगा 9। क्या 9 का दुगना है 28? नहीं है भाई, गलत। मैंने 29 में 10 कम किया तो हो गया क्या, 19 का दुगना है 38। मैंने कहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे चीजें होते हैं, इनको याद रखना है। 3 घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर की है को जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाए तो इस तरफ बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहोगे मैंने 3 घन, एक घन ये जिसकी 8 भुजा है, ये भी 8 है, सब 8 है, ये सब 8 के बराबर है, ठीक है। फिर मैं इसी में दूसरा घन भी ऐड कर देना चाहता हूँ, चलो दूसरा भी ऐड कर दिया, ये भी 8 का है। फिर इसमें तीसरा भी ऐड कर देता हूँ, चलो ये भी ऐड कर दिया। क्लियर है। अब आप कहोगे कि 3 ऐड करने के बाद इस प्रकार से जो डेटा बनेगा, है ना भाई, यही बनेगा। तो टोटल लंबाई 8 8 8 कितना हो गया, आप कहोगे 24, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये 8 ही रहेगा और ये भी 8 रहेगा, बाकी चीज तो चेंज नहीं हुआ, केवल इसकी लंबाई चेंज हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई तो उतना रहा कि नहीं रहा। अब मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये एक घनाभ बन गया, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है दोस्तों, होता है। तो मैंने कहा एल बी 24 गुणित 8 कर देता हूं, तो ट्वाइस ऑफ 24 गुणा 8, फिर 8 गुणा 8, और फिर एक बार 8 गुणा 24 करना पड़ेगा, ठीक है भाई, इतना है। तो मैंने कहा 24 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लिया जाए तो 24 चौके 96 होता है, और 96 दूनी 192, इसका 192 और उसका 192 मतलब 384, और इसका 64। तो मैंने कहा 384 में यदि मैं 64 ऐड करूंगा तो भाई 14 ऐड कर देता हूं, हो गया मेरे पास 398 और 50, और ऐड करना रह गया, मतलब 348, मतलब 448 हो जाएगा। और 448 को यदि दुगना कर दूं तो बच्चा बता सकता है कि 896, और यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, एकदम राइट आंसर होगा। आप बुरा भाग करके देख लेना, रिजल्ट ना आए तो कमेंट करके बताना कि भाई आप गलत बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, एक नाव की गति स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 30 किलोमीटर नदी के धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत गति करते हुए पुनः पूर्व स्थान पर 4 घंटा 30 मिनट में वापस आ जाती, तो नदी की धारा की गति। एक बताओ 15 किलोमीटर तो खुद है उसकी गति, ठीक है भाई, 30 किलोमीटर नदी के धारा के विरुद्ध तथा धारा के अंतर्गत,
तो एक चीज बताओ, यदि मैं कहूं कि भाई अब उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तब तो आपके 4.5 घंटा आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो मैंने कहा 30 किलोमीटर की दूरी को हमने नाव की गति कुछ मान लिए, चलो आपको दिक्कत ना हो इसलिए 15 इसकी है, यदि धारा के साथ चलेगा तो इतना, और प्लस उसी दूरी को वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर कितना 4.5 घंटा, और मैं 4.5 घंटा को 4.5 लिखना चाहता हूँ। यही बात है भाई। आप 15 + 100 और 15 - 100 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आप कहोगे कि भाई ये हो जाएगा 15 - 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि ये दो बार है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 15 × 3 = 45, 450 माइनस 30x बीच में प्लस, और फिर कर देंगे 15 × 3 = 45, 450 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 30x बराबर 4.5। आप देख पाओगे ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया, 4.5 4.5 कितना हो गया, आप कहोगे 9.5, 9.5 कहता हूँ, पूरा 900 हो गया। और ये हो गया हमारे पास 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4.5। अब भाई आगे जब हम बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आप देख पाओगे कि 900 बराबर मैं इधर पक्षांतर करके गुणा करना चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4.5 को 45/10 गुणा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 15 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। आप खुद देख पाओगे कि ये तो कटेगा ही, है ना, हम निकालते भी 10 को, 45 45 दूनी 90 और 20 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 200। यही होगा भाई, 15 का वर्ग 225 माइनस एक्स का स्क्वायर, घटाने पर यह आ जाएगा 25 बराबर एक्स की स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, मैंने कहा 5, और यही क्या होगा दोस्तों, मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार के आपको आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 1 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। दोस्तों औसत के केस में हमेशा एक चीज याद रखना, यदि प्रत्येक संख्या में आप समान अंक या समान प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रहे हो या कमी कर रहे हो या गुणा कर रहे हो भाग, तो वही डायरेक्ट आप औसत में भी कर सकते हो। जब मैं औसत में कर सकता हूं, सभी संख्या में 10% बढ़ा रहा हूं, तो क्या औसत नहीं बढ़ेगा 10%, ये भी 10% बढ़ेगा भाई। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैंने कहा 10% बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, यहाँ पर व्यंजक दिया गया है कि 2 sin 1/4 - 1, फिर 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर 1/2, फिर प्लस 2 की पावर ये फलाना फलाना दिया गया है। तो हमको इतना पता है कि बेस समान होने पर या तो कुछ तो करेंगे यहाँ पर हम, है ना, कुछ नहीं करेंगे वाली बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, गुणा में है और गुणा में है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। मानते हो आप इस चीज को, ठीक है। और इसको ना होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, बनाकर मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। बहुत सरल सवाल है, बहुत, ठीक है, बहुत गजब का सवाल है। आगे बढ़ता हूं, ये दिया गया है, यहाँ पर कोई भी देखकर बता सकता है कि भाई 243 की पावर 13 है, 0.013 दिया गया है, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि आप 243 मतलब 3 की पावर 5 गुणा, ये लिख सकता हूँ 0.13, है ना, फिर गुणा दिया गया है, फिर 243 है तो 3 की पावर फिर 5 और गुणा 0.07। क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार नीचे वाला लिख सकते हैं 7 की पावर 0.25 इंटू, अब ये देखो 49 है तो 49 भी होगा भाई, 7 की पावर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपके पास 0.075, ठीक है, इंटू हम कर देंगे, फिर यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 5 गुणा 0.2, ये दिया गया है। अब आप खुद बताओ, 13 × 5 = 65 और 7 × 5 = 35 दोनों जुड़कर तो 1 हो गया, मतलब मैं 3 की पावर डायरेक्ट 1 लिख सकता हूँ। समझ आया मेरी बात। फिर मैंने कहा कि 7 की पावर 0.25, यदि यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया जाए तो आप कहोगे 15 दूनी कितना होता है, तो मैंने कहा 15 दूनी तो 75 दूनी तो 150 होता है। 150 मतलब 0.15 और 0.15 और 0.25 ये दोनों मिलकर पॉइंट कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, है ना भाई। तो मैंने कहा 0.7 की पावर करना ही पड़ेगा क्या, 7 की पावर ये हो जाएगा 0.4 और नीचे में है 5 दूनी 10 मतलब 1 फिर बन जाएगा, तो ये 3 की पावर 1 और कुछ है यहाँ पर नहीं है। 5 दूनी 10 3 की पावर 1 तो ऐसे हो गया। अरे यार 343 है वो, 243 नहीं है वो, ठीक है 343 है। एक मिनट, तो हम लिख सकते हैं इसको 7 की पावर कितना 3 इंटू 0.
कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 की पावर 0.6, ये मिलकर भी आपके लिए 1 बन जाएगा, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 मतलब कुल बटे 3/7 इसका करेक्ट कितना होगा 3/7। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था इस सवालों में। एबीसी का औसत भार 45 है, यदि ए तथा बी का औसत भार 40 है और बी और सी का औसत भार 43 किलो है, तो बी का भार हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। यहाँ पर तीनों का भार दे दिया गया है। पहले तो ए बी सी तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी 45, मतलब 3 लोग हैं तो 3 का गुणा करेंगे, 45 दिया 135 केजी, ठीक है भाई। फिर बोला गया है ए और बी का, तो मैंने कहा ए प्लस बी का भार कितना दिया है 40, और 2 लोग हैं तो 2 का गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे 40 दूनी 80। यहां से मुझे डायरेक्ट सी का मिल जाएगा, और सी का कितना मिल जाएगा, तो मैंने कहा सी का मिल जाएगा 135 में 80 घटाऊंगा तो ये तो कह सकता हूँ 55 केजी। ठीक है भाई, सी का 55 केजी मिल गया। और देखो बी और सी का औसत भार 43 दिया गया है, मतलब 43 का दुगुना 86, और 86 में 55 घटा दूंगा तो बच जाएगा 31 केजी, और यही होगा दोस्तों बी का। ठीक है, किसका होगा, बी का। ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था इन सवालों को डील करना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एक शंकु आकृति का टेंट कपड़े से बना है जो लंबवर्ती शंकु के आकार में है। यदि टेंट के आधार का व्यास 42 और टेंट की ऊंचाई 28 है, तो इस टेंट को तैयार करने हेतु कितना न्यूनतम कपड़ा की आवश्यकता हो। अब एक चीज बताओ, जब आप आइसक्रीम खाते हो कोन वाला, तो कोन लपेटा कहाँ रहता है, नीचे वाले पार्ट को तो मानो ही मत। तंबू में जब हम तंबू गाड़ेंगे तो नीचे में कपड़ा नहीं बिछाते, है ना भाई, हम केवल उसको ढकने के लिए रखते हैं, मतलब ऊपर वाला पार्ट चाहिए, मतलब वक्र पृष्ठ चाहिए। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। मैं समझ गया था कि भाई व्यास है ये कितना है, 22 है, 42 है, व्यास 42 है, मतलब त्रिज्या 21 होगा, है ना। ऊंचाई 28 है, तो त्रियक ऊंचाई आर का मान 21, एच का मान 28, तो जो एल होगा कितना होगा, तो सिंपल सी बात है ज्यादा होगा। 7 × 21, 7 × 28, तो 7 × 5 = 35 होगा। मैं समझ गया था पहले, ये होता है ट्रिपलेट। यदि आपको आइडिया ना हो तो बिल्कुल ये रट ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि 7 से कटेगा, 7 × 21, 7 × 28 और 7 × 5 = 35। हमको पता है 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है भाई, अब कुछ था ही नहीं, पाई का मान रख दिया मैंने 22/7, आर का मान 21 और एल का मान 35, बस इतनी सी बात। 7 × 1 = 7, 7 × 21, 22 × 66 और 66 गुणित करना था 35, है ना। 35 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 35 × 105 और 105 दूनी 210 की 0 हाथ क्या 21, और फिर आएगा उतना ही 210। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, और क्या है, एक ये 3 और ये 2, चलो देते हैं 2, 3 और 1, 2310 है भाई, कहीं पर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये लास्ट सवाल था। ठीक है, 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है, आपसे पूछ दिया गया कि भाई 20 में 5 का गुणा कर दूं तो 100 हो जाएगा। मानते हो आप इस चीज को, तो मैंने 5.2 में भी 5 का गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ क्या 1, 5 25 और 1 26, एक अंक के बाद 0 लगा है। भाई जब ये 100% हो सकता है तो ये नहीं हो सकता। आप कहोगे हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, ये मेरा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, लेकिन आप इसके भरोसे में ना रहें। बदल गए पैटर्न और बदले हुए पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, तो आप एक्टिव हो जाइए। क्लियर है दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।